छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। 2019 साल का आज पहला दिन, और आज पहला दिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके सामने हम रख रहे हैं, गाय और राष्ट्रवाद, क्या यही है सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र? गाय और राष्ट्रवाद, क्या यही है सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र? इसके साथ साथ जो और मुद्दे हम आपके सामने रखेंगे, क्या प्रेसिडेंट सर की जगह जय हिंद बोलना राष्ट्रवाद का प्रतीक है? क्या जय हिंद जय भारत बोलना ही राष्ट्रवाद का प्रतीक है? और इसके साथ साथ बड़ा मसला उत्तर प्रदेश को लेकर, क्राइम कंट्रोल के बजाय उत्तर प्रदेश में गाय की सुरक्षा पर जितना जोर है, यह अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्या महत्वपूर्ण है, अपराध या गाय की सुरक्षा? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, गीता भट्ट जी आरएसएस से हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं, अमित जमई साहब समाजवादी पार्टी से, मौलाना अतर हसन दहलवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहला सवाल आज जो देश के सामने है, क्या राष्ट्रवाद को सिर्फ शब्दों के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? क्या जय हिंद और जय भारत बोलना ही बच्चों में राष्ट्रवाद पैदा करेगा, अन्यथा बच्चों में राष्ट्रवाद न होगा? नहीं, मुझे लगता है कि जय हिंद और जय भारत बोलने से जी, यदि राष्ट्र के प्रति बच्चों में यदि राष्ट्रीयता का भाव आता है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई कहीं से तो प्रारंभ करना पड़ेगा ना। राष्ट्रीय विमर्श आपके चरित्र में किस तरह से समाहित हो जी, इसके लिए यस सर बोलने से तो कोई विशेष लाभ मुझे नहीं लगता कि हो रहा था। प्रेजेंट सर बोल देने से क्या किसी को संस्कारों में अतिरिक्त वृद्धि हो रही थी कि आप जो हैं जैसे ही प्रेजेंट सर नहीं कहेंगे तो उससे उसके संस्कारों में कमतरता आ जाएगी, और जय हिंद जय भारत कह देने से किसी भी प्रकार से उसकी किसी की धार्मिक भावना भी नहीं आहत हो रही है। राष्ट्रीय विमर्श यदि उसके चरित्र में समाहित होता है तो उसके राष्ट्र के निर्माण में ही योगदान करेगा। एक बच्चा यदि जय हिंद बोलते हुए बड़ा होगा तो निश्चित तौर पर उसके मन में हिंद के प्रति, भारत के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होगा, उसका एक लगाव होगा। तो यदि किसी बच्चे के मन में यह संस्कार डाला जाए तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल स्वागत योग्य ये बात, आपत्ति की बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि आप इसे जरा उलट कर देखिए। यानी कि जो लोग हर दिन रोज दिन चलते आए गाहे बगाहे जय हिंद और जय भारत नहीं बोलते, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह रहे ना। हमने कहा कि जय हिंद जय भारत नहीं जो बोलेगा वो राष्ट्रवादी नहीं होगा, लेकिन यदि किसी के मन में भारत के प्रति संस्कार डाला जाए तो इसमें गलत क्या है? और वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा देने से क्या इस देश का विकास हो जाएगा? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया, नहीं गाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश की जो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा, किसानों की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जाति सौहार्द बढ़ जाएगा। ऐसा कहना है क्या कांग्रेस का? चलिए तो इस तरह से आप बारंबार जो हमारी राष्ट्रीय विमर्श की जो भूमिका है उस पर प्रहार करने से क्या लाभ होता है? अमित जमई जी हमारे साथ हैं। अमित जमई जी, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता सिर्फ इसी तरह से बच्चों में आ सकती है, अन्यथा नहीं आ सकती है? अमित जमई जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को और देशवासियों को नए साल की मुबारकबाद। समाजवादी पार्टी ये मानती है अजय जी कि जय हिंद का मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा आज ही की खबर है। आपको मालूम है कि जो हमारे ये जवाहर नवोदय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, पिछले पौने 5 साल में वहाँ पर जो है 50 बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं, और एनएचआरसी ने आज सुमोटो लेते हुए एचआरडी को बहुत सख्त कार्रवाई और सवाल उनसे मांगे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे देश के स्कूलों में क्या हो रहा है उन स्कूलों के अंदर कि 50 दलित बच्चों ने, खासकर जिसमें विशेषकर दलित हैं, उन बच्चों ने जो है आत्महत्याएं की। ये मेरे ख्याल से बहुत केंद्रित मुद्दा होना चाहिए। और दूसरा अजय जी, अभी भारत सरकार का रिपोर्ट है, एचआरडी का रिपोर्ट है कि जो हमारे शिक्षा जो प्रणाली है, हमारे जो शिक्षा के स्कूल हैं, जो भी सरकारी स्कूल हैं, हर साल 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अगर आप सभी प्रदेश में जाएं तो 2 से 3 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ रहे हैं।
ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो शिक्षा सरकार को जो सबसे जो हमें फंडामेंटल राइट है जमाई साहब, लेकिन ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं ये तो चाहे सरकार कोई भी रही हो, ये स्थिति वैसी ही रही है और शिक्षा पर हमारे देश में तमाम सरकारें लचर रवैया ही इख्तियार करती रही। लेकिन बुनियादी सवाल जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या राष्ट्रीयता उत्पन्न करने के लिए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए जय हिंद और जय भारत बोलना अनिवार्य बनाना अपने आप में सही है? क्या यही राष्ट्रवाद का बोध कराता है? नहीं अजय जी, देखिए ये अजय जी जो आरएसएस के जो लोग हैं जी, ये कभी जय हिंद को मानते नहीं थे। ये जो हमेशा बोलते थे नमस्ते सदा वत्सले कह के बोलते थे, जय हिंद को एक्सेप्ट नहीं करते थे। अगर ये जय हिंद को मान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जय हिंद तो हमारे ब्लड में है, जय हिंद तो हमारे खून में है। मतलब इस मिट्टी के लिए उसको याद करना, उसको लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बातें उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बातें ये हैं कि कैसे 50 दलित लड़कों इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारें इस पर ध्यान जरूर दे रही होंगी जमाई साहब, लेकिन गीता भट्ट जी, संघ परिवार पर ये बड़ा मुद्दा है। संघ परिवार पर प्रहार करने का कोई मौका विपक्षी पार्टियां कभी छोड़ती नहीं है। गीता भट्ट जी, अजय जी देखिए, अब ये तो उनकी जो प्रकृति है उसको बदला कैसे जाए इस विषय पर मैं कुछ नहीं कह सकती, पर हाँ आपने जो आज जो मूल प्रश्न उठाया है इस विषय पर मैं दो बातें यहाँ रखना चाहूंगी। पहली बात ये कि ये अजय जी सोचने का विषय है कि भारत जब स्वाधीन हुआ कुछ ऐसी विडंबना रही कि हमारे यहाँ जो सत्ता तंत्र रहा उसमें जो एक तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो राजनीतिक सोच थी, वो कहीं ना कहीं एक जो एक हम 200 साल का अंग्रेजों का राज रहा उससे प्रभावित रही। तो कहीं ना कहीं व्हाइट साहब की जगह ब्राउन साहब आ गए। तो एक जो वो औपनिवेशिकता का जो एक जो हमारा जो हमारी संस्कृति जो ग्रसित हो गई, जहां हम नमस्ते करने की बजाय हेलो हाय कहने में अपने आप को ज्यादा आधुनिक महसूस करने लगे, वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है ये उसे कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए एक नई पहल करने की आवश्यकता है, और उसके लिए ये जो कदम उठाया गया है ये साधुवाद का जो है, यानी आप मानती हैं कि करने की इस कदम की बच्चों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और जो बच्चे राष्ट्रवाद, जो बच्चे जय हिंद या जय भारत का नारा नहीं लगाते वो राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, पर मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ कि क्योंकि हमें पिछले 70 सालों से कुछ इस तरह से जो एक अजय जी आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक इकोसिस्टम ऐसा रहा इतिहासकारों का, बुद्धिजीवियों का, जिन्होंने जिस तरह की शिक्षा प्रणाली निर्धारित की उसमें कहीं ना कहीं हम सभी को जो यहाँ के भारतीय विद्यालयों से पढ़े कहीं ना कहीं ये बात रही, समझाई गई, बोली गई कि भाई आप जो है गुड मॉर्निंग कहिए तो इससे आप ज्यादा आधुनिक दिखाई देंगे, वो कहीं ना कहीं समाप्त करने की आवश्यकता। और एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगी, वो ये कि 2012 में जो उस समय के जो थल सेना के अध्यक्ष थे बिक्रमजीत सिंह, उन्होंने थल सेना में जो आपस में गुड मॉर्निंग कहा जाता था उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया 2012 में, और ये कहा कि आप एक दूसरे को जय हिंद कर संबोधित करेंगे, और जो भी कार्यक्रम मैदान में होते हैं उनका जो अंत में जो तो भी यानी कि बिना जय हिंद बोले भारत राष्ट्रीयता नहीं आती। देलवी साहब, क्या हम आज भी गुलामी के इस माइंडसेट में जी रहे हैं? आज भी दरअसल हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली सिर्फ गुलामी के माइंडसेट से है। कहीं ना कहीं बिक्रमजीत सिंह को भी इसके लिए दोषी ठहराएंगे क्या? खुशी है कि अमित जामई ने सबसे पहले समस्त भारतवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी जी। और हम सब जानते हैं कि नव वर्ष अगर मैं बहैसियत मुसलमान या विजय शंकर जी बहैसियत हिंदू कहें तो ये तो जॉर्जियन है, ईसाइयों की अपनी एक परंपरा है, लेकिन चूंकि विश्व इतना हम एक दूसरे से मिल चुके हैं, यानी जो भारत का अपना मूल मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम, हम उसमें इतने आगे जा चुके हैं कि हम एक दूसरे की खुशी और गम हर चीज़ को मनाना जो है अपने लिए एक अच्छी चीज़ समझते हैं जी। जय हिंद और जय भारत पे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ मुतादिद जगहों पर अलग अलग स्कूलों में इस तरीके की परंपरा मौजूद है। परंतु अगर कोई, जो आप बार बार जो पूछ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये नहीं कहता, आमतौर से आप जानते हैं कि अभी तक जो प्रोटोकॉल है, प्रेम शुक्ला जी को मैं जानता हूं, वो संपादक भी रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता भी हैं, और सब जिस बारे में जानते हैं कि यानी वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान का जो प्रोटोकॉल है अभी तक वो ये था कि जब विधानसभा शुरू होगी
उसके आरंभ में होगा और अंत में जो जनगण मन से उसका समापन होगा जी। एक नई परंपरा शुरू गई थी कि उसको रोजाना शुरू कर दिया गया था, जो उसके प्रोटोकॉल के खिलाफ था। उस पर कोई बहस की, अगर रोजाना हो तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। अब सवाल यह है कि जो आदमी जय हिंद और जय भारत नहीं कहे वो क्या होगा। भारत को अलहदा, मैंने सबसे पहले जब मुंबई गया, मैंने भारत से पहले जिस नाम को सुना वो था जय महाराष्ट्र, अगर आपने भी सुना होगा जी। जय महाराष्ट्र जय भारत। अब आप आंध्रा चले जाइए, जय आंध्रा जय भारत। असम चले, जय अखुम जय भारत। यानी भारतीयता नीचे निकलते निकलते राज्यों तक पहुंचती रही है। कल कोई कहेगा कि नहीं साहब इस स्कूल के अंदर बुंदेलखंड को कहा जाएगा, कल आप कहेंगे नहीं साहब मोतिहारी से गांधी जी निकल के गए थे, मेरा महत्व चंपारण का ज्यादा। इसलिए राष्ट्रीयता पे इतनी व्यापक बहस से बेहतर यह है कि हम उन मूल मुद्दों की बात करें, जय हिंद जय भारत जो भी हो। और एक आखिरी चीज, अजय बड़े कल सावरकर साहब के यहाँ सेरोलर जेल में गए, वो क्या मुद्दा था मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वीर सावरकर अर्थात सावरकर जी अकेले आदमी हैं जिन्होंने आरएसएस या वीएचपी से अलग उठ के इसको मातृभूमि नहीं माना है, पितृभूमि माना है। तो आप अगर सावरकर या उनके मानने वालों से कहेंगे कि साहब आपके नजदीक तो भारत माता के रूप में है ही नहीं, आप तो पितृ के रूप में मान रहे हैं, तो क्या आप सावरकर जी पर सवाल उठा देंगे? इसलिए इस पे कोई लंबी चर्चा की जरूरत नहीं। विजय शंकर जी। अजय जी, अभी अमित जी बोल गए और हमारे देलवी जी बोल गए, और ये तो विषय कैसा है, आप जैसे कहें कि कोई राष्ट्रगान बोल रहा है और राष्ट्रगान बोलते हुए सावधान की स्थिति में क्या रहना, जो राष्ट्रगान बोलते हुए सावधान नहीं रहेगा और राष्ट्रभक्त नहीं है, ये तो प्रश्न वैसे ही हो गया ना जी। एक अनुशासन है, आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जब राष्ट्रगान गाते हैं एक रिदम बनाया गया है, इसलिए वो अनुशासन में रहता है। अगर आप हाथ पर हिला देंगे तो राष्ट्रभक्त नहीं रहेंगे क्या? हम, ये तो प्रश्न वैसे ही हो गया। जैसे एक सैनिक को कहा जाए कि सैनिक अगर सेना की वर्दी में नहीं रहेगा तो क्या राष्ट्रभक्त नहीं रहेगा क्या? अरे भाई उसकी एक, देखो मैं कहता हूं, एक मिनट, मेरा सवाल बुनियादी इस सोच पर है कि जब तक बच्चा जय हिंद जय भारत न बोलता रहेगा तब तक वो राष्ट्रवादी नहीं है। अजय जी मैं वही, क्या ये सोच अपने आप में सही है? कह रहा हूं कि जैसे एक सैनिक अगर यूनिफॉर्म ना पहने तो क्या राष्ट्रभक्त नहीं रहेगा क्या? सैनिक नहीं रहेगा क्या? राष्ट्रगान गाते समय अगर सावधान की स्थिति में कोई नहीं रहता है तो राष्ट्रप्रेमी नहीं रहता क्या? रहता है। मैं ये कहता हूं कि ये काम तो 1947 में स्वतंत्रता के बाद ही शुरू कर देना चाहिए, किसी संदेश देने के लिए। आप हवाई जहाज में रोज जाते हैं और रोज परिचारिका बताती है बीच में अगल बगल जो दरवाजे हैं इसमें जब कोई आपातकाल आ जाए तो खुलता है। कितने बार आपातकाल आता है, लेकिन लोग रोज वो आपको बताती है। मैं ये कहता हूं ये अनुशासन है और इस अनुशासन से देखो अजय जी, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पांव, ये हमने सुना है। बातों से, आप कहते बातों से क्या होता है? बातों से सब कुछ होता है। अभी मैं किसी को गाली दे दूं मुझे वो डंडा मारना शुरू कर देगा। बातों से ये शब्द है, शब्द मंत्र होते हैं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। बिल्कुल, अब मैं किसी बात से आज इनकी जो ये आदमी इत्तेफाक नहीं करूंगा, हर बात का इनको मैं मानता हूं। हमारा कहना है कि हमारे जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, हमारा तिरंगा हो, हमारा राष्ट्रीय गान हो, हमारा राष्ट्रीय गीत हो, हमारा संविधान हो, हर चीज अदब के लायक है ना, उसका एक प्रोटोकॉल है। अन्ना हजारे जी की मोमेंट के बाद राष्ट्रीय तिरंगा जो नेशनल फ्लैग कोड था उसकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं। सड़क पे लेके जो रेड लाइट तोड़ रहा है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, टोपी लगा के या तिलक लगा के 6-6 आदमी बिठा के जो निकलता है, क्या वो राष्ट्रीय का अपमान नहीं था? सड़कों पे लहराते हुए तू भी मैं भी फला, यह मेरा कहना। ये अजय आखिरी चीज, आप चीजें करिए लेकिन राष्ट्रीय चिन्ह, इन चीजों के प्रोटोकॉल को भी तो ध्यान रखिए। रहमानी साहब, क्या हम वाकई में राष्ट्रीयता को व्यापक तरीके से बच्चों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या इसके पीछे आप राजनीति देखते हैं? देखिए, मेरे लिए बड़े अफसोस का मकाम ये है कि हम आज भी राष्ट्रीयता की बहस कर रहे हैं। 120 साल हमने आज़ादी की जंग लड़ी है, 120 साल मामूली जंग नहीं है, और राष्ट्रीयता की बुनियाद पे लड़ी है, राष्ट्रवाद की बुनियाद पे लड़ी है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने, सबने राष्ट्रीय गान भी गाए हैं, जय हिंद भी कहा है, और उसी जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारों के साथ हमने आज़ादी की जंग लड़ी और जीती। और 70 साल से हम आज़ाद हैं, 70 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो 200 साल में, 200 साल के बाद अगर हम नेशनल टेलीविज़न के प्राइम टाइम पे राष्ट्रीयता को लेके बहस कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कौमी शर्म की बात है। अगर बच्चे जय हिंद बोलें तो बच्चों ही को तो सिखाया जाता है,
बड़ों को तो नहीं सिखाया जाता। तो अगर स्कूल में अगर हम ये कह रहे हैं कि यस सर, या हम लोग उर्दू में बचपन में कहा करते थे लब्बैक सर, तो उसकी जगह अगर जय हिंद कह दिया, और जय हिंद बड़े कॉमनली हम लोगों का जो ग्रीटिंग है वो जय हिंद पर मुश्तमिल है, नेशनल ग्रीटिंग। और अब तो मैंने तो बहुत जगह पुलिस के लोगों को देखा है, एक दूसरे से मिलते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। तो अगर बच्चों को भी हम शुरू से ये आदत डाल दें कि वो जय हिंद बोले, तो इस पर अब इसमें बहस का कौन सा विषय है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अभी जामाई ने जो सवाल उठाए उन पर बहस करनी चाहिए, ये सही है। यह हमें एजुकेशन पॉलिसी पर बहस कर, हमको आगे बढ़ना है, हम पीछे दौड़ क्यों चले जा रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। और ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की ये सरकारें आने के बाद इन मुद्दों पर चर्चाएं शुरू हुई हैं, ये हैरत की बात है। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बीजेपी की सरकार की वजह से इन मुद्दों पर आज चर्चा हो रही है, वरना ये मुद्दे तो पहले से ही सर्वव्यापी हैं। पड़े तो हम इस पे बहस कर रहे हैं, ये कॉमन बात है, एक नॉर्मल बात है। अजय जी कृपा करके नहीं, अजय जी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद ये बहसें बढ़ी है, और मुझे नहीं लगता कि इन बहसों की देश में जरूरत है। देश में सब राष्ट्रवादी है। जी प्रेम शुक्ला जी। नहीं ठीक है, देखिए अब रहमानी जी बात हो गई है तो मैं शुरू करूं। हाँ बिल्कुल हो गई उनकी, बताइए। देखिए जय हिंद और जय भारत बोलने की, अभिवादन की परंपरा अगर पहले से शुरू होती तो मुझे लगता है कि जय हिंद जय भारत के लिए अलग से जो है नोटिफिकेशन इश्यू नहीं करना पड़ता। और आदरणीय रहमानी जी भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि ये विषय विमर्श का विषय नहीं, बल्कि ये आपके स्वभाव में आत्मसात होना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र में आना चाहिए। विद्यार्थियों के माध्यम से ये राष्ट्रीय चरित्र में आत्मसात किए जाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये यदि 70 वर्षों में हो गया होता तो आज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। और यदि कोई अच्छी परंपरा प्रारंभ हो रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। शेष विषयों पर जो हमारे शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं वो निश्चित तौर पर विमर्श का विषय है। लेकिन आज हम किस विषय पर विमर्श करने बैठे और क्यों करने बैठे हैं? कारण है कि आपके देश में राष्ट्रगान गाने से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमा लड़ा जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय जब आदेश देता है उस पर भी लोग बहस करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ये गलत फैसला कर रहा है, इस तरह का एक पक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अजय कुमार जी, आपने भी ये बहस की होगी। तो ऐसी स्थिति में अभी वंदे मातरम की एक परंपरा प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में, उसको आते ही उस परंपरा को बंद करने से क्या लाभ हो रहा है मध्य प्रदेश में? या राहुल गांधी एक मंच से वंदे मातरम बंद करा देते हैं गान, इससे लाभ क्या होता है? मुझे ये बताइए ना, उनको कोई लाभ हो रहा है? कोई सांसद जो है वंदे मातरम का गायन संसद में चल रहा होता है, उसका अपमान करके संसद से बाहर चले जाता है, क्या संकेत देता है? बिल्कुल, मैं यहाँ तो ये सब भी कारण है, और इन पर इसलिए विमर्श होता है कि कुछ लोग राष्ट्रगान पर, कुछ लोग राष्ट्रध्वज पर, कुछ लोग राष्ट्रगीत पर अनावश्यक जो है विरोध करने पर जो आमादा है, वो बस विरोध बंद कर दें। वो जलवी साहब, और उसके बाद फिर जवाई साहब के पास में आ रहा हूं। जलवी साहब, मैंने आगे पहले भी और हमेशा मैं कह रहा हूं, और आज नव वर्ष में चाहता हूं कि हम अच्छी बातों से शुरू करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रीय चिन्ह जितने भी हैं, जितने भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमारा संविधान से लेकर हमारा तिरंगा, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, इन पे किसी भी किस्म की आपत्ति करना, मैं समझता हूं कि अगर आपको बहुत सारे चीजें बहुत से लोगों को याद नहीं होती हैं, और अगर आपको कहीं लगता है तो आप उन चीजों का देखिए। इसी पार्लियामेंट के अंदर अबुल कलाम आजाद से लेके असद मदनी तक, मुजफ्फर हुसैन कचौचवी से लेके बड़े बड़े दिग्गज उलामा, असराल हक साहब कासमी, बदरुद्दीन अजमल जैसे उलामा रहे, अगर कहीं पर किसी ने अपमान नहीं किया, जिस व्यक्ति ने करा था, मैंने उस वक्त भी कहा था ये निंदनीय है, या तो आप उस वक्त वहां उपस्थित नहीं होते, लेकिन जब राष्ट्रीय गीत शुरू हुआ आप वहां से अपने वोट बैंक के लिए खिसक जाएं, ये कहीं ना कहीं राष्ट्र का अपमान है। मैं ऐसे न किसी मुसलमान की हिमायत करता और ना उन तथा कथित हिंदूवादी संगठनों की जो मेरे मुंह में आके कहें कि आपको अपना राष्ट्रवाद साबित करने के लिए आपको माता या पिता के साथ भारत को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं फिर उनसे पूछूंगा कि सावरकर जी हो या दीनदयाल उपाध्याय हो, उन दोनों से भी आपको सवाल करना पड़ेगा। जी जमाई साहब। अमित जी, देखिए हमारे देश के जो दो हिस्टोरिकल बड़े नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद जी, जिसे जो है मौलाना हसरत मोहानी ने दिया, जैनुल आबिदीन हसन जो आईएनए में कैप्टन थे नेताजी के साथ जी, उन्होंने जय हिंद का नारा दिया। अब जैनुल आबिदीन के जो समाज है भारत में, उसकी बेटियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि कब्र से निकालो और उनका रेप करो। तो ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि आरएसएस के लोग एक तरफ तो वो नफरत करते हैं एक समाज से, एक तरफ जैनुल आबिदीन के नारे को, मौलाना हसरत मोहानी के नारे पे भी
क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये फिलहाल कंफ्यूज्ड आरएसएस बीजेपी का ग्रुप है जो मध्य प्रदेश में कुछ करना चाहता है, गुजरात में कुछ करना चाहता है, लेकिन समाजवादी शुरू किया था और वो साफरानी नाम से जाने जाते थे, वो कहा उन्होंने सैफरन से यानी भगवा से प्रेरित होकर अपने नाम के साथ साफरानी लगाया था। सारे भारत के सूफी साफरानी करण करते हैं, इसमें आपकी क्या बात है? राष्ट्रभक्त इस देश अरे भैया भगवा नहीं थे, आरएसएस के मेंबर नहीं थे ज़ैनुल आबिदीन, आईएनए के नेता थे, भारत की स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, और आपकी तरह गद्दार लोग नहीं थे। चुपचाप रहिए जरा। मेन मुद्दा अजय भाई क्या है, जो मेन मुद्दा है हमारे उत्तर प्रदेश में पढ़ने चाहिए। अजय कुमार जी आपकी का प्रयोग कर रहे हैं, क्षमा मांगनी चाहिए। ये गीता करे या आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ प्लीज। अच्छा मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। अच्छा एक मिनट मैं आप सबसे, आपने गीता भट्ट को गद्दार कैसे कहा? आपने गीता माफी मांगो। नहीं नहीं, अमित कैसे कहा गद्दार? गद्दार से करे, मैं इनको हरामखोर कहूं, मैं इनको मैं हरामखोर कहता है। मोदी जी चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी, गीता जी और विजय जी, प्रेम शुक्ला जी, गीता जी और विजय जी, एक मिनट अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब मैं प्लीज एक मिनट, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, जरा मेरी बात सुनिए, प्लीज। गीता जी प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ आप सबसे, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो शायद हम बहस को आगे बढ़ा सकते हैं प्लीज। इस गद्दार कैसे? चलिए अभी प्रेम शुक्ला जी की आपत्ति है जमाई साहब कि आपने संघ परिवार के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों किया, क्या आप उसे वापस लेना चाहेंगे? देश के गद्दार हो, दोबारा बोल रहा हूं, स्वतंत्रता संग्राम से गद्दारी की, हमारे क्रांतिकारियों को फंसाया, जेल भेजा, अंडमान में नौकरी प्रेम शुक्ला जी शर्म आती है। मैं आग्रह कर रहा हूँ अमित जमाई साहब मैं आग्रह करता हूँ, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपा करके आप शब्दों का इस्तेमाल न करें। प्रेम शुक्ला जी, तो यानी कि अब स्पष्ट माना जाए प्रधानमंत्री जी के इस बयान के बाद कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई चलती है तब तक कम से कम अध्यादेश की बात बिल्कुल नहीं होगी, और उसके बाद ही अगर जरूरत पड़े तो अध्यादेश पर विचार हो सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, और संविधान के दायरे में संवैधानिक प्रक्रिया के अनुकूल कानून पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। उसके बाद जो आवश्यकता होगी उस पर जो है यथोचित निर्णय लिया जाएगा। ये तो एक तरफ। दूसरी तरफ अमित जमाई ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया किसी भी टेलीविजन चैनल पर, अगर इस तरह की भाषा उत्तेजना वाली की जाएगी और फिर उत्तर में हम लोग के अपशब्द बके आपके चैनल पे बैठकर, तो मुझे लगता है अजय कुमार जी, आप एंकर हैं इस शो के, आपने अजय कुमार जी से क्षमा मांगने के लिए कहना चाहिए। हम प्रारंभ कर दें गालियां बकने, मेरे पास कोई तर्क नहीं हो, मैं अमित जमाई जी को गाली बकने लगूं आपके चैनल पे बैठ के? चलिए, नहीं मैं अमित जमाई जी मैं आपसे आदर निवेदन करता हूं, जो आपने बातें कही, क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए? मैं सिर्फ सर आदर निवेदन कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ बहस हो। जमाई साहब, प्रेम शुक्ला जी के इस गिले को दूर कर दीजिए आप। आदरणीय सावरकर जी का भारत के इतिहास में जो लिखित इतिहास अभी तक का है, उसमें गद्दारी का इतिहास है। मुलायम सिंह जी का इतिहास क्या है? अखिलेश का क्या इतिहास है? एक बेटा बाप के साथ गद्दारी करता है तो गद्दारी पार्टी के प्रवक्ता है कि नहीं? यानी अखिलेश जी अपने बाप के साथ गद्दारी करके जब सत्ता हथियाते हैं तो गद्दारी पार्टी के प्रवक्ता है कि नहीं है? तो गद्दार है कि नहीं? आप ये बताइए। नहीं, आप भूतकाल में जा रहे हैं। अजय जी, मेरा ख्याल है कि फिर ये बहस अब खत्म कर दिया। मैं एक बार फिर आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, और जमाई साहब मेरा
हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, गद्दार है कि नहीं? प्लीज गद्दार है कि नहीं? कमजोरों की आवाज कैसे जमाई साहब, अमित जमाई साहब, अजय जी आपके अमित जमाई साहब, समाजवादी पार्टी जिस तरह से बातें कर रही है, या तुम आपके चैनल पर बैठकर गालियां दो। नहीं प्लीज, मैं आग्रह कर रहा हूँ, इस तरह की शब्दावली का समर्थन न्यूज नेशन कतई नहीं करता। प्लीज प्लीज अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब देखिए, अमित जमाई साहब प्लीज मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ, कृपा करके मेरी बात सुनिए प्लीज 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 प्लीज। कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। जमाई साहब, आपका इंतजाम अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब, मैंने तय कर दिया है। अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब, मैं सादर आपसे, गीता जी प्लीज एक मिनट, गीता जी प्लीज प्लीज, गीता जी एक मिनट, गीता जी मुझे इस शो को कंडक्ट करने दीजिए, मैं आग्रह कर रहा हूं आप सबसे। गीता जी मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, जमाई साहब मैं सादर आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं, कृपया करके इस शब्द का इस्तेमाल न करें। प्रेम शुक्ला जी आहत हैं, गीता जी आहत हैं, ऐसे में आहत करने का क्या फायदा? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कम से कम हमारे इस मंच पर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कतई मत करें, मैं सादर निवेदन करता हूं। आइए अब मूल मुद्दे पर वापस लौटते हैं। प्रधानमंत्री जी का बयान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे में डॉक्टर रहमानी पे गद्दार ना कहा जाए, प्लीज देखिए आप फिर जमाई साहब, अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब ये आप क्या बात कर रहे हैं? अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं छोड़ दूं, इसका दूसरा की तरफ है ये तरीका सावरकर की तरफ अपनी संस्कृति को बिगाड़ने की तुलना में तो दूसरा विकल्प यही है सावरकर के साथ। कहाँ बोल रहे हैं अजय जी? क्या ये विकल्प है कि मैं विजय तिवारी और गीता भट्ट आपके चैनल से? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, ये विकल्प नहीं है। अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब मैं आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूँ, आप बार बार इस बात पर क्यों रहे? आपको नहीं अमित जमाई साहब मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे एक बात बताइए, आपत्तिजनक बात कहने की आवश्यकता क्यों है? क्या आप इतने असहिष्णु हो चुके हैं? मैं काफी सम्मान करता हूं आपका, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। जिन्होंने बिट्रेल किया, प्लीज मतलब अंग्रेजी में नहीं देखिए प्लीज प्लीज जमाई साहब, विश्वासघात, जमाई साहब ये गलत है। अमित जमाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन ये बात नहीं चलेगी। अमित जमाई साहब, हिंदू महासभा का एक नाम बताइए। अमित जमाई साहब, मैं आदरपूर्वक आपसे बात कर रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि आज 2019 के पहले दिन मैं अपने मंच पर किसी मेहमान से यह आग्रह करता दिखाई दूं। एक भी ऐसा स्वाधीनता प्लीज आंदोलन से जुड़ा इस तरह की आपत्तिजनक बातें कहना अपने आप में अपमानजनक है। पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में बता दीजिए जिसे किसी के बारे में इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आखिरकार हम क्यों करें? मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन इस तरह की बात के लोग अमित जमाई साहब, मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। अमित जमाई साहब, मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। अमित जमाई साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे मजबूरन आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी प्लीज। और नहीं मांगोगे मुझे मजबूर मत कीजिए जमाई साहब। माफी मांगेंगे तो गद्दार अटल है, तुम यही कर सकते हो। पहले बदलो जो फिर बताएंगे हम आपको। अपने बाप के साथ गद्दारी करके सत्ता छीनता है, उसको क्या बोलते हैं? अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब, प्लीज। अमित जमाई साहब, आप मेरी बहस को क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? अमित जमाई साहब, उसी का फीता काट रहे हैं। अगर आप अमित जमाई साहब, शुरू करें, अमित जमाई साहब प्लीज, मुझे लगता है मैं अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूँ, आग्रह है अपने प्रोड्यूसर से, अमित जमाई साहब की आवाज को भी हमें बंद करना पड़ेगा। मैं 2 मिनट प्लीज बंद कीजिए। देता हूं। नहीं अमित जमाई साहब, हम चैनल छोड़ देंगे। नहीं प्लीज प्रेम शुक्ला जी आप बनिए। अमित जमाई साहब, मजबूरन आपने मुझे यहां मजबूर कर दिया, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं लेकिन अब मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी और वो इसलिए क्योंकि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कम से कम न्यूज नेशन के मंच पर आप मत कीजिए। आपको करना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहना है कहिए, न्यूज नेशन के मंच पर आपत्तिजनक शब्द न इस्तेमाल होने चाहिए और न हम इसका किसी भी तरीके से अनुमोदन करते हैं। इसलिए मजबूरन मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ रही है। रहमानी साहब, मूल मुद्दे पर मैं वापस आता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज जो बयान दिया है, इसके बाद अब आपको लगता है कि कम से कम राम मंदिर को लेकर जो एक अलग सा माहौल देश में निर्मित हो रहा था, अब उस पर लगाम लगेगी?
रहमानी साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। ये तो आपके सवाल का जवाब लगा। मुझे बहुत अफसोस है कि 20 मिनट हमको एक शब्द, एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग चैनल्स पे, कोई भी चैनल, कोई भी पार्टी हो, बहुत निंदनीय है। मैं भी नहीं करता और मैं सुनना भी पसंद नहीं करता। एक बात। दूसरी बात ये, अब जो आप बाबरी मस्जिद के इशू पे प्रधानमंत्री जी ने अभी सिर्फ ये कहा है कि अध्यादेश नहीं लाएंगे, लेकिन कानून भी लाएंगे या नहीं लाएंगे ये बात वाज़ेह नहीं है। अगर वो दोनों चीजें नहीं ला रहते हैं तो ये बात बिल्कुल जाहिर है कि आरएसएस और संघ परिवार की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये ऐलान कर चुकी हैं कि या तो कानून लाए या अध्यादेश लाए। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को तैयार नहीं है। 2019 के इंतखाब से पहले उनको जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को ये तय करना है कि बीजेपी को दोबारा इक़्तिदार में लाना है या नहीं लाना। जी, जाहिर है कि ये मूवमेंट तेज उठेगा। प्रधानमंत्री जी की इस मामले में कोई सुन नहीं रहा है। बहुत दिन की बात हो गई, प्रधानमंत्री को सुना नहीं जा रहा है। अमित शाह जी को बदलना है पार्टी के सदारत से, प्रधानमंत्री का भी नया उम्मीदवार लाना है, और क्या इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका कुछ इजहार हो रहा है इससे। तो अध्यादेश की बात हो गई। मैं फिर कहूंगा, कानून के बारे में प्रधानमंत्री जी ने वाजे नहीं किया है कि वो कानून लाएंगे या नहीं लाएंगे। अगर वो भी वाजे हो जाता तो बात क्लियर थी, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बीच तलवारें खिंची हैं, ये बात साबित हो गई आज। इससे पहले कि मैं आपके इस बयान की प्रतिक्रिया लूं, विजय जी, राम मंदिर के मुद्दे पर क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी का ये बयान अपने आप में बहुत मायने नहीं रखता? बीजेपी की मांग है कि या तो अध्यादेश या कानून, लेकिन मंदिर किसी भी तरीके से। अजय जी, मैंने एक बात बार बार कही आपके यहाँ, हिंदू समाज को वहां पर जो मंदिर है उसको भव्य बनाना है, भव्य मंदिर बनाना। हिंदू समाज का केवल इतना संकल्प है। वो आप वार्ता से करते हैं, आप कोर्ट से करते हैं, आप कानून से करते हैं। ये हिंदू समाज की मानसिकता नहीं है, क्योंकि हमने तो 2019 तक तो बनता नहीं दिख रहा। मैं बता रहा हूं जो स्थिति है, बहुत पीछे सारा इतिहास देखा है। हमने देखा है कि वार्ता से किस प्रकार की वार्ताएं भंग होती हैं, किस प्रकार से वार्ताएं सफल नहीं होने दी जाती, और किस प्रकार से कोर्ट को बरगलाया जाता है, किस प्रकार से कोर्ट की कार्रवाई को बाधित किया जाता है, किस प्रकार से कोर्ट में केस को आगे खींचा जाता है। ये भी हमने देखा है, देश ने देखा है। इसलिए हमने जो बात कही थी कानून की, हमने फिर दोबारा वही बात कही कि कानून उसका एक रास्ता है। हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी भव्य मंदिर निर्माण कैसे करेंगे ये उनका काम है। अध्यादेश लाएंगे, कानून बनाएंगे, वार्ता सफल कराएंगे। जल्दी एक मिनट, राकेश सिन्हा जी ने कहा था प्राइवेट मेंबर बिल लाने को, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं लेके आए। एक मिनट, बहुत दावा किया था राकेश सिन्हा जी ने, पिछला फ्राइडे भी निकल गया, नहीं लाया। अब एक फ्राइडे रह गया है। कदम उठाना है ये माननीय प्रधानमंत्री। वो प्राइवेट मेंबर तो आरएसएस के, वो भी नहीं लाए। हिंदू समाज शीघ्र मंदिर चाहता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अध्यादेश नहीं लाएंगे। उनके मन में क्या विचार है ये वो बता सकते हैं। मंदिर चाहिए, इसी से हवा में थोड़ा ही बनेगा ना। ये आप सब एक ही परिवार के लोग हैं, क्यों नहीं कहते कि हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे? क्या दिक्कत है? आप इलेक्शन कमेटी नहीं होना चाहिए ना राम मंदिर को? रहमानी साहब, आप इलेक्शन से पहले क्यों चाहते हैं राम मंदिर की तरफ? अगर राजीव धवन ने बताइए, आप इलेक्शन से पहले क्यों चाहते? निकाल दिया था, और एक भी बात आपने कही होती, कपिल सिब्बल ने 2019 के बाद की बात कही थी, एक भी बात आपने कही होती तो शायद आपकी बात पर आज चर्चा हो रही होती। उस समय उन दोनों को रिप्रीमेंट किया। राजीव धवन को और कपिल सिब्बल दोनों को कोर्ट ने रिप्रीमेंट किया, दोनों को कोर्ट छोड़ के भागना पड़ा। ये विषय है, देखिए अजय, सच्ची की बात यह है, राजीव धवन और कपिल सिब्बल को ये जो रहमानी साहब ने भव्य निर्माण खुल के बात की, एक बात है, लेकिन वो इलेक्शन से पहले क्यों? सिब्बल या कोई भी वकील, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा आप हमारा समय नष्ट मत कीजिए, पहले तथ्यों के साथ आइए। बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार लगाई, डांटा जो भी था। अब मुद्दा ये जो आपने सवाल करा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्तर पे अपने लिए नहीं, मैं समझता हूं, चलिए भारतीय दर्शन को समझ लीजिए, भारतीय दर्शन के प्रचार के लिए जितना बड़ा कार्य उन्होंने शुरू किया, उनसे पहले इतना बड़ा कार्य किसी ने शुरू नहीं किया था। 13 दिसंबर को वाशिंगटन पोस्ट ने इसी मुद्दे को लेकर लिखा, क्या मोदी ट्रंप की राह लेंगे? उसके बाद खुद ही जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि ट्रंप ने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ विवाद हुआ था आपने देखा है। तो मुझको लगता है कि वो व्यक्ति जो विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा स्थापित हो चुका है, और व्यक्तिगत संबंधों के साथ अगर आप देखें कि विश्व के जितने बड़े संगठन ये देश हैं उसको समझ रहे हैं, तो वो किसी भी सूरत में विश्व स्तर पर भारतीय संविधान, भारतीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय को अपनी पार्टी के तौर पर बलि नहीं देंगे।
बल्कि उसका सम्मान करेंगे। 24 तारीख को वो कुंभ जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और मैं आशा करता हूं वीएचपी से भी, आशा करता हूं आरएसएस से भी, आशा करता हूं बीजेपी से भी कि प्रधानमंत्री की जो नीयत है कि साहब कानून और संविधान और न्यायपालिका ऊपर रहेगी, इसका सम्मान करें ताकि देश में वातावरण सही बना रहे। गीता जी, आरएसएस के इस मंशा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं दहलवी साहब, क्योंकि इनके कथनी में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। देखिए अजय जी, एक बात तो साफ है कि अगर कोई देश भर में एक राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनने के लिए एक जनादेश है, और अगर कोई जन आंदोलन की प्रक्रिया चल रही है तो ये लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक तो है नहीं। और जहां तक एक ये बात कहेगी कानूनी प्रक्रिया की, तो न्यायालय का मार्ग लिया जाता तो वो भी कानूनी था, और अगर संसद का मार्ग लिया जाता है कानून या अध्यादेश के द्वारा तो वो भी कानूनी है। प्रधानमंत्री जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि अध्यादेश नहीं लाएंगे जब तक कि कानूनी प्रक्रिया चल रही, तो यानी कि धैर्य से प्रतीक्षा करी कि न्यायालय पर गीता जी मैं इस पर स्पष्टता चाहता हूं। देखिए, जिस तरह की हर मंच से संघ परिवार के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट तौर से कहा कि राम मंदिर तुरंत से तुरंत बनना चाहिए, 2019 से पहले बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया। नहीं, देखिए फर्क है, निश्चित है गीता जी, अतिशीघ्र बनना है। गीता जी, विरोधाभास है। इलेक्शन से पहले क्यों नहीं? आरएसएस इलेक्शन से पहले क्यों बात कही, 10 सेकंड बजे जी फिर आप जवाब दीजिए। इलेक्शन से पहले क्यों उसको बड़े दबे लफ्जों में कहा, मैं गीता जी से खुले लफ्जों में पूछा। गीता जी मैं सवाल कर लूं फिर जवाब दीजिएगा। देखिए, तस्लीम रहमानी साहब ने उसको दबे लफ्जों में कहा, मैं आपसे खुले लफ्जों में एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। जवाब ये है, एक मिनट, 18 के अंत आते आते संघ प्रमुख और मोदी जी की बातों में जो विरोधाभास नहीं कहूंगा, बल्कि गुरु और जो एकलव्य के बीच की बात थी, जैसे उन्होंने सवाजाहत के साथ कह दिया हम पंच ऑफ थॉट की उन बातों को नहीं मानते, हम इस देश निर्माण में नेहरू और इंदिरा की भरपूर भूमिका को मानते हैं। गडकरी जी ने कहा मुझको उनका बयान बहुत, नेहरू जी की तकरीर और परिभाषा या जो काम करने का तरीका था बहुत अच्छा लगता। कहीं ना कहीं ये आंतरिक चीजें तो नहीं है जो निकल के आ रही है, उनको छप करने के लिए प्रधानमंत्री को एनआई को 95 मिनट का जो इंटरव्यू देना पड़ा, उस पर जरा विचार करके रोशनी डाल दीजिए। अजय जी, देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जब 1947 में अपना जब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण दिया तो उस समय उन्होंने भी पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया था, लेकिन अंत में जय हिंद कहा था। अरे ये नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूं कि संघ प्रमुख इस तरीके से, मुझे लगता है इसका आपके इस सवाल का, गीता जी आपको बता रही हूं, इस सवाल का जवाब लगता है प्रेम शुक्ला जी बेहतर दे सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप इसमें रहमानी साहब और दहलवी साहब दोनों ये कह रहे हैं कि संघ, प्रेम शुक्ला जी तालिए मत, जय हिंद की बहस खत्म हो गई। रहमानी राम मंदिर बनने का है। प्रेम शुक्ला जी, रहमानी साहब और दहलवी साहब दोनों ये बात कह रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री जी और संघ परिवार के बीच में मनभेद तो नहीं हो गया है। जी देखिए, मैं अवध क्षेत्र से आता हूं और अवध क्षेत्र की एक बहुत मशहूर कहावत है, कोई उसको कृपा करके जो है अन्यथा नहीं लेगा जी। लाल एक गांव से जो है एक ऊंट गुजरा था और उस गांव से कभी ऊंट नहीं गुजरा था, तो लोगों ने देखा उसके पैर पर निशान पड़े हुए थे खेत में, तो सारे लोग जमा हुए, कहा पता लगाओ कौन जानवर गया। तो उस गांव में बहुत एक विद्वान माने जाने वाले लाल बुझक्कड़ थे, उनको बुलाया गया तो उन्होंने एक कहावत कही, लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझा कोई, पैर में चकरी बांध के हिरना कूदा होए। तो इस तरह से लाल बुझक्कड़ी करने का अधिकार हर किसी को है कि संघ परिवार में, भाजपा में, परिषद में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। इस तरह की सोच विश्लेषण रखने का हर किसी को अधिकार है। दो महीने में लाल बुझक्कड़ फरवरी में देख लीजिएगा, फरवरी में देख लीजिएगा। जो प्रेम जी ने कहा बिल्कुल सही साबित होती है, और ऐसे सही साबित होती है कि जब दीपक मिश्रा जी की बेंच चल रही थी और हम कह रहे थे कि नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की हम प्रतीक्षा करते हैं, यही रहमानी साहब है और यही दहलवी साहब है, हमसे कहते थे कानून कानून कहाँ गया? आप कानून, एक मिनट कानून की बात क्यों नहीं करते? हम कानून का, अरे आप सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? तो वो जो हमने अभी हमने तो बना नहीं किया, हमने तो बना नहीं किया, प्रधानमंत्री खुद बना कर रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपने बना भी नहीं किया। प्रेम शुक्ला जी, अपने इस जुमले से आपने दो लाल बुझक्कड़ तो हमारे सामने रख दिए, लेकिन अभी यह तय करना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से लाल बुझक्कड़ है कौन।
रहमानी जी लाल मुझक्कड़ी बड़े विद्वान है। नहीं, ये दोनों बहुत लाल मुझक्कड़, लेकिन लाल मुझक्कड़ी करने का उनको अधिकार है। लेकिन लाल कुर्ता आजाद बने हुए हैं, लेकिन जिस चीज को नहीं जानते उस पर लाल मुझक्कड़ी करने का उनका संवैधानिक अधिकार है। रहमानी साहब, आपने जिन संभावनाओं की तरफ, लेकिन लाल मुझक्कड़ी करने का मुझे भी अधिकार है। देखिए अजय जी, मैं इस्लामी संगठनों पर लाल मुझक्कड़ी करने का मुझे भी अधिकार है। जी रहमानी साहब। अजय जी, जो विज्ञान भवन में जो तकरीर आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने की थी, उसी दिन बहुत सारी चीजें वाजे होने लगी थी। जब उन्होंने नेहरू जी की तारीफ की, कांग्रेस की तारीफ की और बहुत सारी बातें कही, और उसी दिन उन्होंने ये भी कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इंतजार नहीं करेंगे, आस्था का मामला है, कोर्ट तय नहीं कर सकता। उस दिन अटकलें तो लगाएंगे ना भाई। सियासत क्या है? सियासत एनालिसिस का काम है कि आप मौजूदा चीजों को देखें, आगे की चीजों की लाल मुझक्कड़ी करें प्रेम शुक्ला जी की जबान में। तो उसी दिन जाहिर हो गया। फिर प्रधानमंत्री, इससे पहले अमित शाह जी ने कहा कि इस सिलसिले में कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कोई अध्यादेश नहीं लाएंगे। ये आरएसएस के और इनके परिवार के लोग कह रहे हैं अध्यादेश लाओ या कानून लाओ। बहुत क्लियर एक डिवीजन है दोनों के बीच में। और 5 स्टेट का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करके देख लीजिए। हमने उस वक्त भी कहा था एनालिसिस के वक्त में कि आरएसएस का बड़ा वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। इसमें क्या इनकार है? और अगर कांग्रेस ने अपना वोट राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आरएसएस ने शिफ्ट किया है, तो आप 2019 के इलेक्शन का नतीजा समझ के देख लीजिए। गडकरी जी का जो बयान आया है वो इंडिकेट नहीं करता क्या कुछ? उन्होंने एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दिया गडकरी जी ने कि तमाम लोगों के मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाए, बीजेपी के स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो बहुत क्लियर है कि लीडरशिप में चेंज है। ये बात आपको समझ में आ गई? यानी अच्छी बात को अच्छी और बुरी बात को बुरी कहने का मादा हमारे अंदर है। ये जो बार बार आप एक तरफा लगाते हैं हमारे ऊपर, तो ये ऐसे ही कहेंगे, लेकिन अच्छी बात को अच्छी कहने का मादा हमारे अंदर है। उसको स्वीकार करने की बजाय उसको आप नकारात्मक भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है उसको आप अच्छी बात को अच्छी नहीं, आप अपनी बात को इंसिस्ट कर रहे हैं। आप अपनी बात को इंसिस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात तो आपने नहीं की। आपने कहा कि हम मंदिर किसी कीमत पे भी वहां बनाएंगे। ये अच्छी बात तो नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं है। आपने अच्छी बात कहा कही, कुछ भी कहोगे हम आपको बुरी बात पढ़े हुए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा आप बुरी बात पढ़े हुए। एक कहावत पे अपनी बात आप नहीं, आप बुरी बात पढ़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि किसी कीमत पे भी मंदिर वही बनाएंगे। मैं भी बुरी बात है। 3 महीने की बात है, इलेक्शन गुजर जाने दीजिए। अदालत को अपना काम अपने अनुसार करने दीजिए। उस पर क्या जिद है? बिल्कुल कौन सी बेसब्री है कि आप सिर्फ 3 महीने इंतजार नहीं करेंगे? मैं भी अपनी बात एक कहावत में खत्म करता हूँ। शाहनामा फिरदौसी के अंदर फिरदौसी ने कहावत इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? 4 आप राम मंदिर को इलेक्शन से क्यों जोड़ रहे हैं? तस्लीम भाई, शाहनामा फिरदौसी में कहावत शाहनामा में लिखी है फिरदौसी ने कि कुछ लोगों ने कहा साहब हम बड़े ज्यादा तज्जियाकार हैं, तज्जियाकार यानी विश्लेषण करने वाले जी। उन्होंने 4 आदमों की आंखों पे पट्टी बांध के और बीच में उनके जो है एक हाथी खड़ा कर दिया। बताओ भाई ये क्या है? एक पैर के पास था, एक सूंड के पास था, एक को कान पे, एक को कमर पे। तो जो टांगों के पास था बोला लगता है किसी महल के बड़े बड़े खम खड़े हुए हैं जी। जो कहीं तो वही हो रहा है। वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल प्रधानमंत्री के भाषण को अपने अपने तौर पर परिभाषित कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधा वही कहा जो संविधान का है। आप उसी तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। ये भी अपने उसे परिभाषित कर रहे हैं, अपने उसे परिभाषित कर रहे हैं। आदरणीय दहलवी जी हाथी का विश्लेषण जिस तरह से अंधे करते हैं उसी तरह कर रहे हैं। नेत्रहीनों ने जो हाथी का विश्लेषण जिस तरह से किया, सूर देखकर किसी ने पाइप कहा तो कहा देखिए ये विश्व हिंदू परिषद ऐसा कह रहा है। मैंने तो पैर देखकर किसी ने कहा आरएसएस है तो कहा खंबा है, खंबा है, खंबा है। तो उस तरह से पूछ देखकर किसी ने कहा रस्सी है। अरे तो काम करे रस्सी है, रस्सी के पास ही आप ही की समझ है। तो कृपा करके हाथी समझे उसको, कृपा करके उसको रस्सी, पाइप, खंबा ये ना समझे। नहीं, ये दोनों लोग समझ रहे हैं। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, मैं अपने मूल सवाल पर एक बार फिर वापस आता हूं। प्रधानमंत्री जी का ये बयान अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तकरीबन 6 महीने तक इस पर बहुत वृहत चर्चा हुई कि क्या सरकार अध्यादेश ला सकती है। कई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी इस तरह के वक्तव्य सामने रखे थे कि सरकार अध्यादेश ला सकती है, हम इस पर विचार कर सकते हैं। यहां तक कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी इस बारे में जिक्र किया था। तो प्रधानमंत्री जी का यह बयान बीजेपी के कई नेताओं के बयान से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए समझना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री जी क्या उन तमाम लोगों को अब चुप कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक सोच है? देखिए सर,
नहीं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार लोकतांत्रिक संगठन और लोकतांत्रिक दल है, इसमें सारे स्वर आने चाहिए, लेकिन संविधान, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र के सारे स्तंभों का यथोचित सम्मान और संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण, जो भारत के संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष हैं, ये हमारा संकल्प है। और हम संविधान के दायरे में सारे जो हमारे संसदीय लोकतंत्र के स्तंभ, उनका सम्मान करते हुए, समादर करते हुए वो निर्माण करेंगे, यही प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और शेष विमर्श है। गीता जी, अब इस पर मैं आपसे स्पष्टता इसलिए चाहता हूं क्योंकि संघ परिवार के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बारे में स्पष्ट कहा है। तमाम लोगों के बयान है कि शीघ्र से शीघ्र, जल्द से जल्द। अब ये शीघ्र, जाहिर सी बात है, सवाल वही खड़ा होता है जो रहमानी साहब ने खड़ा किया। क्या ये शीघ्रता सिर्फ चुनाव संबंधी है? क्योंकि अगर राम मंदिर के निर्माण में अंततः निर्माण तो होगा ही जैसे ही कोर्ट का आदेश आ जाता है, और नहीं आता है तो उसके बाद जाहिर सी बात है आगे का रास्ता है। लेकिन ये शीघ्रता चुनाव को लेकर ज्यादा थी क्या? और उस पर प्रधानमंत्री जी ने विराम लगा दिया है। अजय जी, देखिए, राम मंदिर निर्माण जो है, ये इससे जुड़ा जो आंदोलन है वो एक सांस्कृतिक आंदोलन है। इसको राजनीति से जोड़ने का काम जिन पार्टियों ने किया है वो अपने प्रवक्ताओं को आजकल ऐसी चर्चाओं में भेजना बंद कर चुके हैं, और वही उसका कारण यही है क्योंकि वो अपने आप को जो सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने का प्रयास जो लंबे समय से कर रहे हैं, जिसमें देखिए एक बड़ी स्पष्ट सी बात है जो मैंने पहले भी पालनपुर रेजोल्यूशन के बाद से बीजेपी के एजेंडा में और मैनिफेस्टो में मौजूद है, बनना स्पष्ट है, भव्य राम मंदिर बनना स्पष्ट है। और माननीय मोहन भागवत जी ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि चाहे वह आप इसको संसद का आप रास्ता लीजिए, चाहे न्यायालय का रास्ता लीजिए, लेकिन एक भव्य राम मंदिर बनना है और इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब इसमें गीता जी, यही तो स्पष्टता चाहिए ना, क्योंकि आप देखिए इस पर साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी का ये कहना बात है ना, ये गैर कानूनी स्टेटमेंट है, ये गैर कानूनी स्टेटमेंट है। इससे कोर्ट की बेइज्जती होती है। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा, धमकी है, उन्होंने कहा कि न्यायालय के बाद ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। आरएसएस ने भी कहा, राम माधव जी ने भी कहा, राम माधव जी ने भी कहा, ये कहना है, राम माधव जी कह चुके हैं ये जंगलराज नहीं है, संवैधानिक राष्ट्र है, संवैधानिक राष्ट्र, संविधान से चलेगा, आस्था से नहीं चलेगा देश, भाई से नहीं चलेगा देश। अगर एक एक करके हम बोलेंगे तो समझ पाएंगे, वरना हम समझ पाएंगे। राम माधव जी की आस्था पे नहीं चलेगा। गीता जी, मेरा सवाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है। 500 साल की तारीख कहां से? एक सवाल गीता जी, आप 500 साल बोलते हैं, आप 500 साल से कहां थे? 500 साल की तारीख आप कोट करते हैं, गलत है, नॉन फैक्चुअल है। गीता जी, मेरा आखिरी सवाल इस बहस का, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, सीधा सा सवाल ये है कि क्या मंदिर निर्माण को 2019 के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? अगर मंदिर निर्माण का काम 2019 के चुनाव के बाद होता है तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इतनी शीघ्रता पिछले 6 महीने में क्यों दिखाई गई? इसलिए सवाल उठता है, क्या यह शीघ्रता सिर्फ चुनाव के लिए थी? और अगर ऐसा है तो उस पर तो आज प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। जो विपक्षी दल है, अजय जी, ये विपक्षी दलों की तो पूरी राजनीति इसी पर है। कपिल सिब्बल जी ने तो न्यायालय के अंदर खड़े होकर कहा कि आप जो है इसकी जो सुनवाई है वही उनकी विपक्षी दलों की नहीं है, प्रधानमंत्री दलों की नहीं है, भाषण के ऊपर जो आप निकले निकाल सकते थे, ये प्रेम शुक्ला और गीता भट्ट लेने के बाद आप सदार में है, आप राम मंदिर का नाम लेके आए, आपकी राजनीति है ये, कहीं ना कहीं राजनीति भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुद्दा है, राम मंदिर के मूवमेंट में खड़ा हुआ है। मैं क्षमा चाहता हूं, इस बहस को मुझे यही खत्म करना पड़ रहा है, हमारा वक्त खत्म हो गया है। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। पुणे का आरोप लगाया